हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 14 आरबीएसई कंटिन्यू है। इससे पहले इसके 3 लेक्चर्स आपको रीड करा चुका हूँ मैं। आज जो ये इसका 4th लेक्चर स्टार्ट होगा। 3rd लेक्चर में हमने स्टेबल ऑर्बिट की रेडियस यानी कि स्थायी कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला डिराइव किया था, जो हमारे पास आया था Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, जिसमें एच और एम और के पाई इन सब की वैल्यू ई की वैल्यू ये पुट की थी। तो उसके बाद हमारे पास सॉल्ट फॉर्मूला निकला था 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, जिससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की थी। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और ये जो Vn था ये आया था बेटा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, जिसमें फिर हमने पाई के ई और एच की वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास मिला 2.19 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब आज हम इसमें नेक्स्ट बात इसमें कर रहे हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेबल ऑर्बिट। किसी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, किसी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेबल ऑर्बिट। आप जानते हैं बेटा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में एक राउंड पूरा करता है, 1 राउंड 1 रिवॉल्वेशन कंप्लीट करता है, तो जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो होती है उसकी पेरीफेरी या सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, और वेलोसिटी उसकी v है। तो टाइम पीरियड nth ऑर्बिट में यदि टाइम पीरियड निकाला जाए Tn इज इक्वल टू 2 पाई Rn अपॉन Vn। ये हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2 पाई Rn अपॉन Vn। Rn की जगह हम यहाँ पर ये रख सकते हैं रेडियस की जगह। रेडियस की जगह हमारे पास था n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी की जगह 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास टी एन इज इक्वल टू हो गया, ये एन एच ऊपर जाएगा, 2 पाई से ये 2 पाई टाइम्स कटेगा, या फिर ये 2 पाई कैंसिल होगा, तो ये एन क्यूब एच क्यूब, ये 4 पाई स्क्वायर एज वेल एज, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एम 1 सिंगल पावर, के और के मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर, जेड और जेड मल्टीप्लाई होगा तो जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ई पावर 4। ये nth ऑर्बिट में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है एन क्यूब एच क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4। जब हम इसमें एच की वैल्यू रखेंगे 6.62 इंटू 10⁻34, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, एम की वैल्यू रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, के की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁹, जेड अननोन है अभी, और ई की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19। और जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास
जो शॉर्ट फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का, ये आता है बेटा 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड होता है nth ऑर्बिट में, जो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते थे। Rn की जगह ये रख देते और Vn की जगह ये रख देते, तो n ऊपर जाता है n क्यूब, ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये आ जाता है 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। एंगस्ट्रम को हम 10⁻⁻10 लिखेंगे तब। तो इस तरीके से ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है nth ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड या इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल। इसी से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी पुट कर दें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट या इन स्टेबल ऑर्बिट। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, फ्रीक्वेंसी एफ एन या वी एन न्यू एन जो होती है, ये एफ एन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है 1/Tn। जो भी आपने कैलकुलेट किया टाइम पीरियड, उसी से ये आ जाता है जेड स्क्वायर अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻16 एन क्यूब सेकेंड इनवर्स, या हर्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ज भी होती है। आगे अगर इसे सॉल्व करें तो ये 10⁻16 अपॉन 1.5 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, और यहाँ पर 10 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन 1.5 एन क्यूब, और सॉल्व करें एन क्यूब, और सॉल्व करें तो ये 15 6 जा 90, फिर 15 6 जा 90, 6.66 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है। किसी भी nth ऑर्बिट में अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास 6.66 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। यानी आप इन दोनों से ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम पीरियड तो एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/n क्यूब होती है। ये आपके पास एक रिलेशन निकल कर आया यहाँ पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। जब आपके पास टाइम पीरियड आ गया या फ्रीक्वेंसी आ गई, जब आपने दोनों चीज़ कैलकुलेट कर ली, तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यही टॉपिक अभी हो जाएगा जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और ओमेगा एन जो होगा वो आइदर 2π/Tn और 2π/Fn, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर लें, 2π/Tn और 2π/Fn। तो ये यहाँ पर ओमेगा एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 × 3.14 इंटू, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था 6.66 इंटू 10⁻15 और जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ये आपने अभी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी। तो ये यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, तो 6.28 इंटू 6.66 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, इसको और मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये कैलकुलेट करने पर आ जाता है 4.18 इंटू 10⁻16 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। तो आप अब इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड निकाल सकते हो nth ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो nth ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो nth ऑर्बिट में।
इससे पहले nth ऑर्बिट की रेडियस निकाल ली हमने और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। ऐसे करके बोहर्स थ्योरी में ये 5 न्यूमेरिकली टॉपिक हमारे पास अभी तक हुए। इसके बाद आपके पास जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट। किसी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट। देखो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है विद्युत आकर्षण बल, वही विद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में तो उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में 2 टाइप्स की एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ड्यू टू रिवॉल्वेशन काइनेटिक एनर्जी होगी एंड ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स इट हैज पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। तो जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मतलब nवीं कक्षा में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। मतलब nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा और nवीं कक्षा में स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के योग के बराबर होती है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट एंड पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट निकाल रहे हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी of electron in nth orbit, that is half m vn square। हाफ m vn स्क्वायर, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर, हाफ m vn स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के फर्स्ट पोस्टुलेट्स है mvn स्क्वायर अपॉन rn इज इक्वल टू k ze स्क्वायर अपॉन rn स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग mvn स्क्वायर इज इक्वल टू k jd square upon Rn। So from equation second, kinetic energy of electron in nth orbit is half k jd square upon Rn. That is the kinetic energy of electron in nth orbit. I think to understand En काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mvn स्क्वायर होती है। फर्स्ट पोस्टुलेट जो दिया था बोर्स ने, वो दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
हमने ये इक्वलिटी में लिया, एम वी एन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास हाफ के जे डी स्क्वायर अपॉन आर एन आ जाता है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको मालूम है बेटा, वैसे तो चैप्टर 3 में ही है, मैंने अभी पहले भी यूज किया था ये टॉपिक, उसमें निकटतम इस दूरी जो निकाली थी नाभिक की एल्फा कण की पहुंच की निकटतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एल्फा पार्टिकल अप्रोच टू न्यूक्लियस, वो जब कैलकुलेट किया था तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी के Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ पर ये के Q1 की जगह न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन आर एन, के Q1 Q2 अपॉन आर एन। Q1 प्लस जे डी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई। तो ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, अगर देखें तो ये आती है बेटा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये हमारे पास nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी आती है, जहाँ पर हम रेडियस की वैल्यू रख दें और बाकी तो सब हमें मालूम है कि जेड हमारे पास जो दिया जाएगा न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर वो यूज करेंगे। तो आर एन की वैल्यू रख दें तो हम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो जाती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट अट्रैक्शन कंडीशन जब होती है तो नेगेटिव होती है, वो ये बात यहाँ पर आ रही है। अब जो टोटल एनर्जी, ये फर्स्ट इक्वेशन से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये दोनों वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे, ई एन इक्वल टू हाफ के जे डी स्क्वायर अपॉन आर एन प्लस माइनस के जे डी स्क्वायर अपॉन आर एन, तो ये हमारे पास आ जाएगी बेटा माइनस हाफ के जे डी स्क्वायर अपॉन आर एन। ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होती है, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 में यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास 3, 4 और 5 में काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई और टोटल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी हाफ के जे डी स्क्वायर अपॉन आर एन, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जे डी स्क्वायर अपॉन आर एन, और टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जे डी स्क्वायर अपॉन आर एन। ये टोटल एनर्जी में जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये हमें ये डिफाइन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल वेलोसिटी में होता है, या यूँ कह दीजिए कि ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कंडीशन में होता है। यानी उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऑर्बिट से फ्री करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। विदाउट गिवन एनी एक्स्ट्रा एनर्जी यू कांट डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स स्टेबल ऑर्बिट। किसी भी इलेक्ट्रॉन को बिना बाहरी ऊर्जा दिए आप उसकी कक्षा से, स्थायी कक्षा से पृथक नहीं कर सकते। जब तक आप एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो अपनी स्थायी कक्षा में ही रिवॉल्व करता रहेगा। ये बात कह रहे हैं। इक्वेशन 3, 4, 5 को अगर हम कंपेयर करें, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आ चुका है जिसके बारे में मैं अब जिक्र कर रहा हूँ। तो फ्रॉम या ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd, 4th and 5th, on comparing equation 3rd, 4th and 5th, total energy is minus of kinetic energy। जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है उसको अगर माइनस में नोट कर दूं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, और ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है उसको यदि मैं और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यदि उसको 1/2 कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ कर दूं,
तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये एक रिलेशन इन तीनों में निकल कर आता है। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप रख दीजिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी में हाफ रख देंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या आया था जो आप देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। बीच में एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आया था कि इफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ टोटल एनर्जी, ये क्वेश्चन में थोड़ा बीच में यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो देन तो उसकी फाइंड आउट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। फाइंड आउट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अगर आपको ये सॉल्यूशन, ये रिलेशन आपको पता है तो बहुत इजीली है। सिंस ई एन इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी implies that kinetic energy equal to minus En equal to minus 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट करने पर +27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स तो यहाँ हो गया। एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई एन, ये यहाँ से तो ट्वाइस ऑफ ई एन पर 2 इंटू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स आपके पास ये आ जाएगा बेटा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकंड आंसर आ गया। इस तरह से ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास पुटअप हुआ था, आपके माइंड में रहे और वैसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, आ सकता है कोई सा भी क्वेश्चन। क्लियर यहाँ तक बात। अब हम काइनेटिक एनर्जी का और फॉर्मूला टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला और आगे डिराइव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल एनर्जी आई, ये मैंने बीच में एक क्वेश्चन आपको समझाया था टोटल, क्योंकि एग्जाम में आया था। तो हमारे पास देखो यहाँ जो एनर्जी आई इक्वेशन 5 में, यह आई बेटा -1/2 के Jd²/Rn। यह हमारे पास इक्वेशन 5 में मिल चुकी है टोटल एनर्जी। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ऑन पुटिंग Rn इज इक्वल टू n² h²/4π² mkZe²। जो हमने रेडियस का फॉर्मूला आज स्टार्टिंग में भी नोट किया था, हमने लिखा था और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वो रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास En इज इक्वल टू हो जाएगा -12 के Jd²/n² h² इंटू 4π² mkZe²। जब आप इसे सोल्व करेंगे बेटा तो En इज इक्वल टू -2π² m² k² m सिंगल पावर ही आएगा, सॉरी m k² और Z² E4/n² h²। ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाता है। माइनस ऐसे कैसे आ गया, 2 से ये कैंसिल हुआ तो 2π², m सिमिलर ऐसे कैसे, k² हो गया, Z² हो गया, E⁴ हो गया,
n square h square. That is the formula of total energy of electron in nth orbit. किसी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला है। अगर इसमें हम m की वैल्यू रख दें 9.1 इंटू 10⁻31, k की वैल्यू रख दें 9 इंटू 10⁹, e की वैल्यू रख दें 1.6 इंटू 10⁻19, h की वैल्यू रख दें 6.62 इंटू 10⁻34 और सोल्व करें तो हमारे पास ये आता है बेटा En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो यहाँ से ये ई एन प्रपोर्शनल टू 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये निकला कि जैसे जैसे ऑर्बिटल या ऑर्बिट की नंबर बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। आपके पास ये दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 1 अपॉन एन स्क्वायर है तो फिर इंक्रीज क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि ये नेगेटिव में है, तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -13.6 हो जाएगी, सेकंड ऑर्बिट के लिए यहाँ पर रखेंगे तो -3.4। तो इस तरीके से ये वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी इनर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। तो ये आज इस लेक्चर में यहाँ तक का टॉपिक है, आगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर 5 में बात करेंगे। थैंक्स।